तो आज का अपना मेन टॉपिक रहेगा एल्काइल हैलाइड। ठीक बेटा, सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं एक एक करके। हम इसके हर छोटे बड़े पहलू को देखेंगे। देखो भाई, जब भी मैं एल्काइल हैलाइड की स्टडी शुरू करता हूँ, ठीक है ना, तो इसकी कुछ मेन चीजें जो हम ध्यान रखेंगे वो क्या होंगी। पहली बात तो ये कि भाई व्हाट इज एल्काइल हैलाइड। सबसे पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए, है ना, व्हाट इज एल्काइल हैलाइड। ये सबको पता होता है कि एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें देखना आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ये एल्काइल हैलाइड है या नहीं है, जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें। ओके, व्हाट इज एल्काइल हैलाइड, पहली बात है। दूसरा, इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो देखेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि भाई क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए एल्काइल हैलाइड का, है ना, क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद में हम इनकी प्रिपरेशन देखेंगे, है ना, प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड इन द लैब। ओके, कुछ लेबोरेटरी मेथड होंगे, कुछ फैक्ट्री लेवल के मेथड होते हैं जिनको हम कमर्शियल मेथड्स बोलते हैं। फिर उसके बाद में प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड अनदर वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल के अंदर ही आपके क्या क्या आ सकते हैं फिजिकल के अंदर, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, ओके, डेंसिटी, ओके, कलर हो गया, टेस्ट हो गया, ओके, स्मेल, लाइक दैट, जो फिजिकली हम बिना रिएक्शन करवाए जो प्रॉपर्टी हम मेजर कर सकते हैं। ओके, वो सब। फिर उसके बाद में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, है ना, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी। ओके, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज लाइक दैट। तो हम एक एक करके इन सब बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाऊँ, व्हाट इज एल्काइल हैलाइड। देखो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी कंपाउंड होंगे, मेनली हम कंपाउंड को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन कौन से बेटा, एक होते हैं एलिफेटिक, ठीक है, दूसरे होते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक, और तीसरे एक होते हैं जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है। ओके, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। सो इनको हम बोल सकते हैं जैसे एल एरोमेटिक। ओके, और कंबाइंड प्रॉपर्टी जिसके अंदर एलिफेटिक की एंड एरोमेटिक की होंगी। जैसे एल्काइल हैलाइड की अगर मैं बात करूं तो एल्काइल हैलाइड मेरे एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड, एलिफेटिक मींस ओपन चेन कंपाउंड। ओके, और यू कैन से एलिफेटिक मींस व्हाट, एलिफेटिक मींस a compound which does not contain aromatic rings, okay, which is not aromatic in nature. Okay, it contain normal chain। ये दो तरह की हो सकती हैं, या तो ओपन होगा या क्लोज्ड कंपाउंड होगा एलिफेटिक के केस में अगर मैं देखना चाहूँ तो। ठीक है, एरोमेटिक में क्या होगा, वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक की डेफिनेशन मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा बेटा कि एरोमेटिक एक्चुअली बोलते किसको है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जब कोई भी एक बेंजीन रिंग, फॉर एग्जांपल, जैसे किसी बेंजीन इज इटसेल्फ एन एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन रिंग किसी में आ गया तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, थोड़ी सी डिफर करती है। ओके, और मेनली एरोमेटिक कंपाउंड उनको बोला गया था जिनके अंदर एक अच्छी स्मेल आती है, एरोमा, एरोमा जनरेटिंग कंपाउंड्स होते हैं। ओके, स्वीट स्मेलिंग होते हैं, दैट्स व्हाई दे वर नोन एज एरोमेटिक। एल एरोमेटिक में वो आएंगे जिनके अंदर, फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये मेरा एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पे एक लंबी सी चेन हो जाए CH2CH2Cl, फॉर एग्जांपल। एलिफेटिक की बात करते हैं इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में एलिफेटिक, फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा हो गया CH3CH2Cl। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन चेन है, लेकिन ये वाला देखो CH2CH2CH2 लाइक दिस, और यहाँ पे एक Cl लग जाए तो ये भी एलिफेटिक कंपाउंड है। ठीक है, ये लेकिन क्लोज्ड चेन वाला है, इसमें कार्बन की चेन क्लोज्ड है, यहाँ पे कार्बन की चेन ओपन है। ये एक डिफरेंस होता है एलिफेटिक में।
एरोमेटिक में क्या होगा, प्योरली बेंजीन रिंग होंगे, जैसे व्हेन इट इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद द न्यूक्लियस, और यू कैन से न्यूक्लियस यहाँ पे क्या है, ये हमारा बेंजीन रिंग, ओके। तो डायरेक्टली अगर वो इससे जुड़ा हुआ है तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पे ये एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड, इसको मैं क्या बोलूंगा, एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड बोलूंगा एक्चुअली, एरोमेटिक हैलाइड, या फिर इसका दूसरा नेम होगा एराइल हैलाइड, ओके, एराइल हैलाइड। यहाँ इसमें क्या होगा, इसमें ये जो हैलोजन एटम है ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं होगा, ओके। पहले ये एक चेन में होगा और उस चेन में कहीं ना कहीं एक बेंजीन रिंग होगा, लाइक दैट, ओके। लेकिन अब अगर मान लो आप ये पूछो कि क्या सर बेंजीन रिंग वाले ही एरोमेटिक होते हैं क्या, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये जो एरोमेटिसिटी की जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसको देखूं एक्चुअल में एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये समझ में आ गया। एलिफेटिक, एलिफेटिक में नॉर्मल या तो ओपन चेन या क्लोज्ड चेन कंपाउंड जो होते हैं वो होंगे, इसमें एरोमेटिसिटी से कोई लेना देना नहीं है, एरोमेटिक रिंग होगा कि नहीं होगा, इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द एलिफेटिक कंपाउंड। सो ये जो मेरे एल्काइल हैलाइड है, जैसे मान लो मैं ये ले लेता हूँ CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। IUPAC नेमिंग आपको आती है, जहां पे मेरा जो ग्रुप होगा उसको मिनिमम नंबर देते हुए मैं नंबरिंग कर दूंगा कार्बन चेन की, 1 2 3, वर्ड रूट इज प्रो, है ना, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE प्रोपेन, और फर्स्ट पोजीशन पे मेरा क्या है, ब्रोमाइड, सॉरी इट इज नॉट द फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे आएगा ये 1 ब्रोमो, इट इज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ओके, 1 ब्रोमो प्रोपेन है। तो देखो यहाँ पे क्या आया, एक वर्ड हेलो, यानी कि ब्रोमो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, फ्लोरो, और लास्ट में एल्केन। तो इनको अगर IUPAC नेमिंग वाइज अगर देखा जाए तो मेरे एल्काइल हैलाइड का दूसरा नेम हो जाता है हेलो एल्केन, ओके। नाउ यू सी वन थिंग, अगर मान लो ये मेरा ये कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ओके, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, क्या ये एक एल्काइल हैलाइड है? एल्काइल हैलाइड है, क्या ये हेलो एल्केन है? ठीक है, ये एक एल्काइल हैलाइड है क्योंकि ये कार्बन की चेन है और उसमें एक हेलोजन एटम है, ओके। अब मैं एक दूसरा कंपाउंड आपको देता हूं, फॉर एग्जांपल CH3 CH सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, क्या ये एक एल्काइल हैलाइड है? क्यों? फंक्शनल ग्रुप 2 आ गए, लेकिन है तो दोनों हेलोजन एटम, ये भी एक एल्काइल हैलाइड है, लेकिन ये मोनो हेलोजन कंपाउंड नहीं, इट इज डाई हेलोजन, डाई हेलोजन एल्काइल हैलाइड है, ओके, जिसमें 2 हेलोजन कंपाउंड आ गए हैं, ओके। तो इस तरह का डाउट अपने दिमाग में नहीं रखना है, एक कार्बन चेन और एक क्लोरीन एटम या ब्रोमीन एटम या फ्लोरीन या आयोडीन, लाइक दैट, अगर उसके अंदर है तो वो आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एलिफेटिक कंपाउंड हो जाएंगे, या आप बोल सकते हो एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड के हमने एग्जांपल देख लिए, है ना। फिर उसके बाद में हम चलेंगे एराइल हैलाइड में। एराइल हैलाइड के कुछ एग्जांपल देखिए जनाब, ये बताइए, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक क्लोरीन, ठीक है, ये एक एराइल हैलाइड है, ओके। फिर उसके बाद में एर अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड, जो मैंने आपको तीसरी कैटेगरी बताई, उसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा ये वाला, ठीक है, CH2Cl, ओके। ये एक अर अल्काइल हैलाइड है, इसमें क्लोरीन डायरेक्टली इज नॉट कनेक्टेड विद द बेंजीन रिंग, ओके, देयर इज ए चेन एंड दैट चेन इज कनेक्टेड टू द बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये मैंने एक क्या है, जनरली कितने तरह के हमारे हैलोजन कंपाउंड हो सकते हैं, ओके, वो मैंने आपको बताया इस कैटेगरी में। तो अब हम स्टडी करेंगे अपने एल्काइल हैलाइड की, यानी कि हेलो एल्केन्स की, ठीक है। हेलो एल्केन में जाने से पहले
मैं छोटी सी कॉन्सेप्ट है एरोमेटिसिटी। ओके, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन दिमाग में उठ गए होंगे, है ना, कि एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या हैं। एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में मैं आपकी जो बेसिक नॉलेज है बेटा उसको यहाँ पे बढ़ाना चाहूँगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो भाई, एरोमेटिसिटी को पढ़ने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो हक्कल ने दिया था बेटा, हक्कल। ओके, हक्कल ने एक थ्योरी लिखी, ठीक है, हक्कल थ्योरी। ओके, उस थ्योरी के कुछ पॉइंट थे, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। पहला पॉइंट क्या था हक्कल थ्योरी का, क्योंकि अगर इसके पॉइंट अगर आपने समझे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि वो एरोमेटिक है कि नहीं। ओके, फिर आपको मैं एक दो उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये है। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, ए कंपाउंड, लिख लो बेटा, ये नोट डाउन कर लो, ए कंपाउंड इज एरोमेटिक if it fulfill following condition, fulfill following condition। कौन कौन सी कंडीशन? नंबर 1, यहां से नंबर 1 लिखना शुरू कीजिए बेटा, इट मस्ट बी प्लेनर, इट मस्ट बी प्लेनर। पहली बात तो यही है कि वो प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, द delocalization of electrons, ओके, ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये delocalization of electron क्या है, इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा। द delocalization of the electron must be over whole molecule, must be over whole molecule, पूरे मॉलिक्यूल पे delocalization होना चाहिए, ओके, और द होल मोलिक्यूल। नंबर 3, the number of delocalizing electrons, the number of delocalizing electrons must be 4n plus 2, okay, where n equal to हो सकता है आपका 0, 1, 2, 3 and so on, okay, 4n plus 2 होने चाहिए delocalizing electron। अब ये जो delocalizing electron है, delocalization है, इस चीज को मैं आपको समझाना चाहूंगा। हम एग्जांपल लेते हैं किसका, बेंजीन का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। ये लो बेटा, ये हमारा है बेंजीन रिंग, ओके, ये बेंजीन रिंग हो गया, वेरी नाइस। इसके अंदर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे ये कार्बन एटम है, ठीक है भाई, ये कार्बन एटम हो गए, एक एक हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, ठीक है जी, ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ओके, हो गया। द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, ओके। अब इसमें इस मॉलिक्यूल के अंदर देखो बेटा, क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे इस कार्बन का क्या आप मुझे बता सकते हो, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? हाँ बताइए। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में आप याद रखना, आपको 2-3 पॉइंट लिखवाए जाते हैं। अगर कार्बन अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये जो कार्बन होते हैं ना, व्हेन कार्बन इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड, ओके, देन इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर वो कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाता है, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, तो दोनों के ये कार्बन भी ये दोनों के दोनों क्या होंगे, sp2। और एक कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है कम से कम एक, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अच्छा, जब sp3 होती है तो ज्योमेट्री कैसी आती है, टेट्राहेड्रल, इसमें ट्राइएंगुलर प्लेनर, ओके, वेरी नाइस, एंड इट इज लीनियर। तो भाई यहाँ पे देखो, ये मेरा जो कार्बन है, कार्बन 1, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसको मान लो कार्बन 2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, ऑल आर इन वन प्लेन, ठीक है ना। जब ये कार्बन हाइब्रिडाइज हो रहा है तो आप एक चीज देखना बेटा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर गया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर गया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर गया, ठीक है, एक प्लेन में हो गए। इस एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के बाद के साथ में क्या करेगा, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ये फेस टू फेस ओवरलैपिंग कर लेगा, क्योंकि 1s1
इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है भाई, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इधर कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s2 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में क्या हो जाता है? 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। देखो भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑर्बिटल तो ये शामिल हो गए, 4th ऑर्बिटल मेरा क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं पहले हाइब्रिडाइजेशन वाले जो ऑर्बिटल हैं उनको देख लेता हूं कि वो बॉन्डिंग में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर फेस टू फेस हो गया, एक इधर चला जाएगा और एक इधर, ये इस हाइड्रोजन के साथ फेस टू फेस ओवरलैपिंग। इसका एक ये फेस टू फेस, एक इधर चला जाएगा सिग्मा बॉन्डिंग के लिए, एक ये, और ये हाइड्रोजन का फेस टू फेस। इस कार्बन का एक इधर 120 डिग्री पे होंगे बेटा ये सारे, है ना, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 120 डिग्री एंगल होता है, ये वाला 120 डिग्री एंगल। ओके, अब इस कार्बन का देख लेते हैं, एक इधर और एक ये इधर, इधर वाला हाइड्रोजन के साथ फेस टू फेस। अब इस कार्बन में एक यहाँ पे ये फेस टू फेस, ये ओवरलैपिंग रीजन है, ठीक है ना, एक इधर इसके साथ ही हाइड्रोजन का। अब एक चीज देखो, हर कार्बन के ऊपर बेटा आपका एक ये जो 2pz है ना, ये वाला क्या है आपका? ये अनहाइब्रिडाइज है। ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, अगर मान लो मेरे 3 अगर ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे ले लूं, ये कार्बन है, 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 3, ठीक है, ये एक प्लेन में है, ठीक है ना। जो 4th वन है ये वाला, ये मेरा परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, आधा लोब ऊपर की तरफ और आधा लोब नीचे की तरफ, लाइक दिस, ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनका छोटे वाला लोब मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ, छोटा लोब ऐसे होता है और बड़ा लोब ऐसे ही होता है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे ही होते हैं ना, है ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऐसे करके एक्चुअली मुझे शो करना चाहिए, लेकिन मैं छोटे लोब को यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ। अब ये जो मेरा यहाँ पे क्या बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज को मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, 2pz, ये देखो भी ऐसे होगा बेटा, दूसरा कलर है ही नहीं, दूसरा कलर देखते हैं। इसमें देखो बेटा, ठीक है, एक अनहाइब्रिडाइज ये हो गया, इसका भी अनहाइब्रिडाइज होगा। इट इज अबव एंड बिलो, अबव एंड बिलो, अबव एंड बिलो द प्लेन, अबव एंड बिलो द प्लेन, अबव एंड बिलो द प्लेन, लाइक दिस। अब देखो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो मैंने ये अप डायरेक्शन से ऐसे शो कर दिया, ठीक है, सबका एक एक इलेक्ट्रॉन। अब जनाब एक बात बताइए, ये जो ऊपर वाले हाफ पोर्शन वाले हैं, अगर ये लोग इसके साथ साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करना शुरू कर दे, अपर हाफ लोब, तो डेफिनेटली ये लोअर हाफ लोब भी एक दूसरे के साथ करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बिजी हो गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ साइड बाय साइड ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, तो मैं इस साइड बाय साइड ओवरलैपिंग को भी शो नहीं करूंगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, ये लो नीचे वाला लोब नीचे के साथ, ऊपर वाला ऊपर के साथ। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर बिजी हो गया तो इधर नहीं करेगा। अब इसकी और इसकी क्या दिखाएंगे हम, ये लोग ऊपर वाले लोब की और नीचे वाले लोब के साथ ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे शो किए लाइक दिस, अब की बार मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है ना, मैं केवल 2pz को शो कर रहा हूँ बेटा, 2pz को, ओके, ये 2pz वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, 2pz वाले, लाइक दिस, लाइक दिस। तो मैंने दिखाया था यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो रही है, ओके, ये ओवरलैपिंग हो गई, फिर उसके बाद में यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, ओके, ओवरलैपिंग हो गई, फिर उसके बाद में यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, ऐसे करके मैंने दिखाया। क्या ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो इधर कर रहा है, इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इधर ओवरलैपिंग करना शुरू कर दे? अभी तो ये क्या है, अभी इसके अंदर इस रिंग को अगर मैं छोटा रिंग बना के यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं, तो मेरा जो डबल बॉन्ड है ना, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में ऐसे है। लेकिन ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इट हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी टू मेक बॉन्ड विद दिस कार्बन आल्सो। तो लेकिन जब इसके साथ होगा तो ये इधर नहीं होगा। कहने का मीनिंग ये है कि ये जो है ना, जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, ये ऐसे भी बन सकते हैं, इनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ये जो बेंजीन रिंग है, ये ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है इन स्ट्रक्चर 1 एंड इन दिस स्ट्रक्चर आल्सो, ओके। दीज टू स्ट्रक्चर्स
ओके, दिस टू स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब इन दोनों स्ट्रक्चर का अगर मैं इफेक्ट देखना चाहूं एक स्ट्रक्चर के अंदर, तो बेटा इन दोनों का मतलब प्रॉपर्टी आ जाए, ऐसी स्ट्रक्चर क्या होगी, वो ये होगी, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ओके, ऐसे करके, और इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और इसी को हम शो करते हैं इससे कि भाई यहाँ पे ना बीच में रिंग बना दो, लाइक दिस, ओके, समझ में है? तो अब यहाँ पे एक चीज देखो कि ये जो मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इनको यहाँ पे यहाँ पहुंचा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए, पाई इलेक्ट्रॉन है ना, पाई इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ चले जाए, यहाँ से यहाँ, ये मूव करने का मीनिंग क्या है? मूव करने का मीनिंग ये है कि ये जो पाई बॉन्ड बन रहा था, ये जो शेयरिंग से आपस में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग जो ऐसे होती है बेटा, ये वाली साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, ये अभी इधर ना होके ये वाला इधर करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दो कार्बन के बीच में आ जाएगा, ये देखो ये आ गया। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन, ओके, डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेट पोजीशन पे है तो ये मेरे पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे डीलोकलाइज हो सकते हैं, यानी कि अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अब ये जो डीलोकलाइजेशन हुआ है फ्रॉम हियर टू हियर, हियर टू हियर, हियर, इट इज ओवर कंप्लीट मॉलिक्यूल, यही चीज चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ओवर होल मॉलिक्यूल। तो क्या बेंजीन के अंदर ये चीज मिल रही है? क्या ये मॉलिक्यूल पूरा प्लेनर है? हाँ भाई, सारे के सारे कार्बन मेरे जो है ना एक ही प्लेन में है, ठीक है ना। दूसरा, क्या इसके अंदर डीलोकलाइजेशन पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर हो रही है? बिल्कुल हो रही है, डेफिनेटली। नाउ नंबर ऑफ डीलोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसके अंदर? दो नहीं, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो दो चार दो छह, तो बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो भाई n इक्वल टू जब 0 रखते हैं तो ये 2 आता है, n इक्वल टू 1 रखते हैं तो 6, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो कितना है, 14, लाइक दैट, ओके। ऐसे कंपाउंड के अंदर इतने नंबर ऑफ डीलोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ही चाहिए, तभी वो क्या होगा, then only that will be aromatic compound। समझ में आ गया? क्या तीनों कंडीशन आपको याद रहेंगी? बस ये तीनों कंडीशन आप याद रखोगे। अच्छा, हक्कल ने एक चीज और बताई थी, फोर्थ पॉइंट, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन मेरे इतने नहीं है, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन भी है, लेकिन ये नंबर ऑफ डीलोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे नंबर ऑफ डीलोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको शॉर्टकट में थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, अगर ये 4n है तो वो कंपाउंड मेरा एरोमेटिक न होके क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। समझ में आ गई ये बात? इस पॉइंट को नोट डाउन करो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट को नोट डाउन करो। यही है हमारी एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन।